फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में यहाँ पर हम घटना चक्र की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसकी समरी को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट सेकंड है, जिसमें ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियमों के बारे में देखा जाएगा। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। इस पीडीएफ को लेने का फ़ायदा ये है कि जो चैप्टर नोट्स दिए हुए हैं घटना चक्र में और जितने एमसीक्यू दिए हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड हैं और एकदम सिस्टमेटिक और बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके दिया हुआ है। यानी कि बुक अगर जब आप 400-500 पन्ने पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको समरी पीडीएफ में मात्र 100 पन्ने के आसपास ही पढ़ना होगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी से लेके समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हो 2025 का, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे इन प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी टॉपिक्स हैं या फिर घटना चक्र की इस बुक को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 की। इसके द्वारा भारत शासन जो था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ये जो एक्ट था इसके थ्रू, ठीक है। 1857 का आपको आंदोलन पता ही है। 1857 के बाद अंग्रेजों की आंखें खुल गई और उनको लगा कि भैया अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के शासन को संभाल पाए, इसलिए डायरेक्ट एंट्री होती है किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब जो है हिंदुस्तान का शासन किसके पास पहुंच गया, ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गया। लॉर्ड जो गवर्नर जनरल थे इनका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, भारत का वॉइसराय कर दिया गया। पहले जो वॉइसराय थे उनका नाम क्या पड़ गया, लॉर्ड कैनिंग। सॉरी, पढ़ नहीं गया, मतलब ये बने थे पहले वॉइसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये जो थे ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काम किया। मतलब अब जो भी वॉइसराय बने वो डायरेक्ट यहाँ पर ब्रिटिश ताज के लिए एक रिस्पॉन्सिबल थे और उसके लिए ये उसको रिप्रेजेंट करते थे। भारत का राज्य सचिव, ये जो एक पद था इसको इस एक्ट के थ्रू जो है बनाया गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। भारत के राज्य सचिव पद को भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई, यानी कि इसके पावर थी कि ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो हिंदुस्तान में संभाले। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसका काम था भारत का जो राज्य सचिव था उसको हेल्प करना। तो ये सब कुछ 1858 का जो एक्ट था इसके थ्रू किया गया। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें, इससे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। यानी कि यहाँ से इस बात का प्रोविजन किया गया कि जब कोई भी कानून बनाया जाएगा तो इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी के तहत शुरू की गई और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी इनको जो है पुनः विधायी शक्तियां दी गई, जो कि अगर हम बात करें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू मतलब उन दोनों ही प्रेसिडेंसी को, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। बट यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू अब वापस इन्हें जो है विधायी शक्तियाँ दी गई। चलो, इसके बाद वॉइसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर दी गई जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास करने की पावर जो है वो वॉइसराय को दी गई 1861 का जो ये एक्ट था। इसके बाद आगे बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली में कार्य करने वाली कैबिनेट में बदला गया। तो यहाँ पर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के तहत जो है अब काम करना था जो कार्यकारी परिषद थी उसको, ठीक है। ये चीज़ भी किसके थ्रू करी गई, 1861 का जो ये एक्ट था। अच्छा, यहाँ पर आगे बात करें कि ये जो कैबिनेट थी इसमें शामिल जो 5 सदस्य थे उनके कौन कौन से विभाग थे, जो प्रमुख विभाग थे वो थे आपके राजस्व, सैन्य विभाग, कानून विभाग, वित्त विभाग और गृह विभाग। 1874 की बात करें तो 1874 में इसमें 6ठा सदस्य यानी कि लोक निर्माण विभाग या फिर पीडब्ल्यूडी, इसको भी इसके अंदर जोड़ा गया। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखनी है कि पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 का जो एक्ट था इसके थ्रू शुरू किया गया और इसको एक कैबिनेट में बदला गया। कैबिनेट में 5 तरीके के सदस्य थे या फिर 5 तरीके के विभाग थे, जो राजस्व विभाग था, सैन्य विभाग था, कानून विभाग था, वित्त विभाग था और गृह विभाग था।
उसके बाद 1874 में जाकर एक और इसके अंदर विभाग जोड़ा गया जो कि आपका लोक निर्माण विभाग था। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करें विधायी कार्य के लिए जो अतिरिक्त सदस्य थे उनके बारे में। सो इनकी जो न्यूनतम संख्या रखी गई वो 6 थी और अधिकतम कितने हो सकते थे, 12। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर वायसराय के द्वारा। और कार्य अवधि की बात करें तो 2 वर्ष के लिए इनको जो है अपॉइंट किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे जो थे वो कैसे होने चाहिए थे, गैर सरकारी होने चाहिए थे। ये सारे प्रावधान किए गए विधायी कार्य के लिए जो अतिरिक्त सदस्य थे उनको रखने के लिए। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 की। सो शाही स्वीकृति प्राप्त होने की जो तिथि थी वो क्या थी, 20 जून 1892। लागू होने की तिथि की बात करें 3 फरवरी 1893 में इसको लागू किया गया। इससे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि अब बजट पर बहस भी की जा सकती थी और 6 दिन पहले अगर आपने नोटिस दिया हुआ है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते थे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना और जो मताधिकार है या फिर मतदान है वो यहाँ पर नहीं उसका राइट दिया गया। मतलब ना तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे और ना ही यहाँ पर वोटिंग का राइट दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति इसका आरंभ किया गया 1892 के इस एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधायी कार्यों के जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या में यहाँ पर बढ़ावा किया गया। अभी तक न्यूनतम 6 सदस्य थे, उनको बढ़ाकर कितना करा गया, 10 करा गया और अधिकतम जो है वो 16 सदस्य इसके अंदर किए गए। इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे जो थे वो गैर सरकारी होने थे, जो कि इससे पहले वाले एक्ट में भी प्रावधान किया गया था। इसके अलावा इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों ये शामिल थे उसमें, और जो क्राउन की सैन्य या फिर नागरिक सेवा में ना हो ये एक इसके अंदर अपवाद था। ठीक है, मतलब जिन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाएगा वो भारतीय भी हो सकते थे और यूरोपीय भी, लेकिन क्राउन की सैन्य और नागरिक सेवा में वो नहीं होने चाहिए थे, उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। बाद अगले एक्ट की बात करते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा भारतीयों को विनिर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का था, दोनों में ही हिंदुस्तानियों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर बढ़ाया गया, फिर उसको शुरुआत की गई उसकी। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और पहले जो भारतीय थे ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। यानी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधायनी शक्ति थी उसको यहाँ पर बढ़ाया गया। परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मतलब अब जो परिषद के सदस्य थे वो बजट और लोकहित के विषयों पर चर्चा कर सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछे यहाँ पर जा सकते थे। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एक्ट का। ठीक है, अब मुसलमानों को यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्ट था ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए या फिर उसको बढ़ाना, ये पर्पस था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसको अपनाया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली उसको और विस्तृत किया गया। अब 1909 में सिर्फ मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था, बट यहाँ पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया।
पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की गई। 1919 का जो ये पूरा एक्ट था, ठीक है, तो केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। ऊपरी सदन, और इसको राज्य परिषद के नाम से जाना गया। इसकी अवधि जो थी वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक थी, और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। मतलब मैक्सिमम इसमें 20 सरकारी सदस्य हो सकते थे, ठीक है, 60 में से। 1919 का जो ये अधिनियम था, इसके क्रियान्वयन हेतु जो नियम बनाए गए उसके तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में 33 के निर्वाचित और तथा जो शेष 27 थे उनके मनोनीत होने का प्रावधान था। यानी कि 60 कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, और 27 कैसे होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। इसका यहाँ पर प्रावधान किया गया। इसके बाद निचले सदन की बात करें, ये तो अभी बात हो गई किसकी, ऊपरी सदन की। निचले सदन की बात करें तो निचले सदन में यह केंद्रीय विधानसभा कहलाती थी, और इसमें प्रथम बैठक से लेकर 3 वर्ष तक का इसका पूरा टेन्योर रहता था। इस अधिनियम की धारा 19 के तहत कुल सदस्य जो 140 थे निचले सदन में, उसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत हो सकते थे, जिसमें से अधिकतम 26 जो थे वो कैसे, सरकारी हो सकते थे, ठीक है। मनोनीत या फिर नॉमिनेटेड थे वो मैक्सिमम 26 हो सकते थे, और जो इलेक्टेड थे वो कितने, 100। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियम के तहत अगर हम बात करें, सो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर पहले 143, अब मतलब 102 इसमें निर्वाचित और 41 जो थे कैसे, मनोनीत। उसके बाद 145 यानी कि 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत, ये इसकी संख्या को बढ़ाया गया। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। सो बरार, इसके बारे में भी याद रखना है कि ये जो प्रांत था, यहाँ से जो है एक एक निर्वाचित सदस्य होना ही था, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया था। आगे बात करें, सो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली इसको लागू किया गया था। प्रांतीय जो विषय थे इसको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक थे आपके आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों की बात करें तो प्रांतीय गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसके तहत इन्हें रखा गया था। इसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई इस तरीके के विषय थे जो कि आरक्षित थे। वहीं हस्तांतरित विषयों की बात करें तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री थे उनको ये सौंपे गए थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि इस तरीके के जो विषय थे उनको रखा गया था। आगे बात करें तो इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन ये जो शब्द था इसका यूज किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इसमें इस बात का प्रोविजन किया गया था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करेगा कि क्या फ़ायदा हुआ इस अधिनियम से। वर्ष 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 इसी के तहत उसको आयोजित किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा चुनाव 1926 और 1945। आगे बात करें सिविल सेवा की, तो यह परीक्षा 1854 में मेरिट आधारित सिविल सेवा के रूप में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के साथ शुरू की गई थी, जो कि 1855 में 1855 से केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। सो 1855 से सिर्फ और सिर्फ ये लंदन में ही आयोजित की जाती थी। 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। तो ये साल आपको यहाँ पर याद रखना है 1922 का। पहले इलाहाबाद में, उसके बाद दिल्ली में इसको आयोजित किया जाने लगा। 1930 के दशक की बात करें, 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। ठीक है, कौन से वर्ष तक? 1941 तक जाते जाते
इसमें पार्टिसिपेशन इंडियंस का कहीं ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू यूरोपियंस। चेंबर ऑफ प्रिंसेस या फिर नरेंद्र मंडल की बात करें, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसकी स्थापना कब करी गई? 23 दिसंबर 1919 में। उद्घाटन फरवरी 1921 में हुआ। ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के बाद 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से जो है भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाली चेंबर ऑफ प्रिंसेस या फिर नरेंद्र मंडल, इसकी व्यवस्था की गई थी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वप्रथम भारत में संघीय सरकार, इसकी स्थापना इस एक्ट के थ्रू ही की गई थी। ये जो अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, सबसे ज़्यादा ब्रॉड एक्ट था अभी तक जो एक्ट पारित करे गए थे, और इसी के द्वारा हिंदुस्तान में संघीय सरकार की स्थापना की गई। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। आगे बात करें तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त करके अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। 1935 का जो ये एक्ट था इसके थ्रू केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्ताक्षरित और आरक्षित विषय। इस अधिनियम की जो 7वीं अनुसूची थी इसमें संघीय राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके केंद्र में उसको लागू किया गया, जिसके बारे में अभी हम तो प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित जो विषय थे इनका विभाजन समाप्त करके विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात यहाँ पर किया गया। यानी कि जो प्रांतों को ऑटोनॉमी देने वाले काम था वो 1935 के एक्ट के थ्रू किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये जो व्यवस्था थी ये कभी भी लागू नहीं की जा सकी। इसके अलावा 1935 का जो ये भारत सरकार अधिनियम था इसके स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां ये गवर्नर जनरल को प्रदान की जानी थी। यानी कि जो संघ बनाया जाना था उसमें भारत के इतने प्रांत थे उसको शामिल किया जाना था, चीफ कमिश्नर प्रांतों को शामिल किया जाना था और देशी रियासतों को उसके अंदर शामिल किया जाना था। ठीक है, बट वो कभी लागू नहीं हो सका। और इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो किसके पास जानी थी? गवर्नर जनरल के पास में, वो भी नहीं हो पाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस एक्ट के थ्रू की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इसमें और विस्तार किया गया। अभी तक जो मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इन सब के लिए स्टार्ट किया गया था, उसी क्रम में आगे उसको बढ़ाया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को, और अब जो है दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना इसके द्वारा की गई और वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। यानी कि जो बर्मा थे उसको जो है ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। इसके अलावा दो नए प्रांत बनाए गए, एक सिंध था और दूसरा उड़ीसा था, और इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई। मतलब कुछ प्रांत ऐसे बनाए गए जहाँ पर दो सदन रखे गए, जो कि आज की डेट में हम देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट एक्ट की, जो कि है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने, मतलब इस एक्ट की बात करें तो इसने वॉयसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमेनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। ब्रिटिश उपाधि से भारत का सम्राट, ये जो शब्द था, इसको समाप्त कर दिया गया। सो ये वो सारे एक्ट थे जिनको हमने देखा। पहले चैप्टर में हमने बात करी थी कंपनी के तहत जो एक्ट लाए गए थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट के थ्रू हिंदुस्तान का जो प्रशासन था उसको संभालने की कोशिश की थी। सो ये पहला चैप्टर हमारा आज ये एंड हो जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 इसको कल हम देखेंगे, जिसमें हम संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग इस समरी PDF को लेना चाहते हैं तो इसके लिए 9027
981376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।